दोस्तों आज पूरी दुनिया के ऊपर तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। पिछले कुछ महीनों से रशिया लगातार यूक्रेन के बॉर्डर पर सैन्य बल बढ़ाता जा रहा है। सोर्सेस के मुताबिक रशिया ने अपने 1 लाख से भी ज्यादा सैनिक बॉर्डर एरियाज में तैनात कर दिए हैं। ट्रूप्स के साथ साथ वहां टैंक्स, मिसाइल्स, फाइटर प्लेन्स और वॉरशिप्स भी तैनात की जा रही हैं। साथ ही एक के बाद एक मिलिट्री ड्रिल्स भी आयोजित की जा रही हैं। और तो और रशिया हर साल अगस्त और सितंबर में एक न्यूक्लियर सिक्योरिटी ड्रिल आयोजित करवाता है, लेकिन इस बार ये ड्रिल फरवरी और मार्च में होने जा रही है, जिससे एक पोटेंशियल न्यूक्लियर वॉर का खतरा भी बन जाता है। ग्राउंड रिपोर्टर्स की माने तो हालात अब इतने बिगड़ चुके हैं कि किसी भी समय ऐलान युद्ध हो सकता है। कुछ एस्टिमेट्स के मुताबिक वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूरोप में पहली बार इतना बड़ा मिलिट्री बिल्डअप देखा जा रहा है। इसलिए ये क्राइसिस दुनिया भर के लोगों को तीसरे विश्व युद्ध की चेतावनी दे रही है। दोस्तों ये क्राइसिस किन्हीं 2 देशों के बीच की कोई मामूली बॉर्डर टेंशन्स की तरह नहीं है। इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स का मानना है कि यहाँ रशिया पूरे यूक्रेन देश पर हमला कर उस पर अपना कब्जा करना चाहता है, यानी कि यहाँ पर एक देश के अस्तित्व का सवाल है। ऐसा वो 2014 में क्राइमिया को एनेक्स करके पहले भी कर चुका है। इसलिए इस बार यूक्रेन पर कब्जा करने के चांसेस और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन मुद्दा तब भी वही था और आज भी वही है। यूक्रेन नेटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना चाहता है। नेटो यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन देशों का एक सैन्य संगठन है जो कोल्ड वॉर के दौरान कम्युनिस्ट यूएसएसआर के इन्फ्लुएंस को टारगेट करने के लिए बनाया गया था। लेकिन रशिया इस चीज के बिल्कुल खिलाफ है। वो नहीं चाहता कि उसके ईस्टर्न बॉर्डर्स के सभी देश नेटो का हिस्सा बन जाएं, क्योंकि इससे रशिया के ऊपर एक परमानेंट खतरा बना रहेगा। लेकिन ये कहानी केवल इन 2 देशों की नहीं है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यहाँ पर विश्व की कई ताकतें डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीकों से 2 गुटों में बंट गई हैं। जहाँ एक तरफ यूनाइटेड स्टेट्स और नेटो की मेंबर कंट्रीज यूक्रेन के सपोर्ट में आगे आ रहे हैं, वहीं चाइना खुलकर रशिया का समर्थन कर रहा है। ये युद्ध होगा या नहीं, और हुआ भी तो कौन जीतेगा और कौन हारेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का ये दावा है कि यूएस इस लड़ाई को ऑलरेडी हार चुका है। जी हाँ, उनका कहना है कि यूएस ने यूक्रेन को उसी के हाल पर छोड़ दिया है। कुछ एक्सपर्ट्स तो ये भी कह रहे हैं कि जिस तरह 2014 में यूनाइटेड स्टेट्स क्राइमियन क्राइसिस को नहीं रोक पाया था, उस तरह इस बार वो यूक्रेन के ऊपर हमले को भी नहीं रोक पाएगा। उनका ऐसा कहना इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यूएस को हाल ही में अफगानिस्तान में एक मेजर डिफीट हाथ लगी है। साथ ही साथ आज वर्ल्ड पॉलिटिक्स में हर तरफ लगातार यूएस के डिक्लाइनिंग इन्फ्लुएंस की बात हो रही है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि यूक्रेन क्राइसिस में यूएस की हार अभी से ही क्यों घोषित कर दी गई है। आज के इस वीडियो में हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। आज हम देखेंगे कि इस दावे में कितना दम है। दोस्तों हाल ही में यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स दिए जिसको बेस बनाकर कई स्कॉलर्स ने इस क्राइसिस में यूएस की हार को उजागर किया। और तो और ये स्टेटमेंट्स इतना बड़ा ब्लेंडर बन गई कि व्हाइट हाउस और नेटो ऑफिशियल्स को अगले कई दिनों तक प्रेसिडेंट बाइडेन के वर्ड्स को रिफ्रेम करके जस्टिफाई करना पड़ा। शुरुआत में तो प्रेसिडेंट बाइडेन ने इस क्राइसिस को लेकर काफी लंबे समय तक चुप्पी साध कर रखी, लेकिन जब बात हद से ज्यादा बढ़ गई और प्रेसिडेंट बाइडेन को अपनी चुप्पी तोड़नी पड़ी, तब उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिसे यूक्रेन को सपोर्ट करने वाले हर व्यक्ति को एक निराशा हाथ लगी। कई एक्सपर्ट्स ने तो ये तक कह दिया कि इससे अच्छा अगर बाइडेन अपनी चुप्पी को बरकरार रखते तो ज्यादा बेहतर होता। असल में बाइडेन से पूछा गया कि क्या व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन पर फिर से अटैक करेंगे, तो उन्होंने यूक्रेन बॉर्डर्स पर रशियन ट्रूप्स की बढ़ती संख्या पर चिंता जताते हुए ये कहा कि प्रेसिडेंट पुतिन कुछ ना कुछ जरूर करने वाले हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये युद्ध होना निश्चित है। बाइडेन का इस तरह खुलेआम पुतिन के अटैक को प्रेडिक्ट करना ग्लोबल कम्युनिटी को एक नेगेटिव सिग्नल दे रहा है। स्कॉलर्स के मुताबिक इससे ये पता चलता है कि यूनाइटेड स्टेट्स आज यूक्रेन को उसी के हाल पर छोड़ना चाहता है। साथ ही प्रेसिडेंट बाइडेन का ये स्टेटमेंट प्रेसिडेंट पुतिन के इन्वेजन को एक तरह से कंसेंट देता दिखाई पड़ रहा है, यानी कि प्रेसिडेंट बाइडेन रशिया को रोकने के बजाय पब्लिकली अपनी वीकनेस को जस्टिफाई करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि मानो प्रेसिडेंट बाइडेन केवल अपने मोरल स्टैंडर्ड्स के दिखावे के लिए इस तरह की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, लेकिन असल में वो अब किसी फॉरेन क्राइसिस में ना पड़कर केवल डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स पर ध्यान देना चाहते हैं।
हालांकि प्रेसिडेंट बाइडेन ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर रशिया यूक्रेन पर हमला करता है तो उसको एक डियर प्राइस पे करना होगा। उन्होंने रशिया के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाने की बात कही है, पर उन्होंने इन सैंक्शंस को साफ शब्दों में एक्सप्लेन नहीं किया। लेकिन दोस्तों, सैंक्शंस डिटरेंस की तरह काम तभी करते हैं जब वो उनका स्केल साफ शब्दों में स्पेसिफाई किया गया हो। लेकिन प्रेसिडेंट बाइडेन ने ऐसा कुछ स्पष्ट नहीं किया। इतना ही नहीं, प्रेसिडेंट बाइडेन ने यह भी कहा कि रशिया के ऊपर किस तरह के सैंक्शंस लगाए जाने चाहिए, इस बात को लेकर भी नेटो मेंबर्स के बीच सहमति नहीं है। उदाहरण के तौर पे इस कॉन्टेक्स्ट में जर्मनी ने काफी अनएक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स किया। ना सिर्फ उन्होंने यूक्रेन को वेपन्स की सप्लाई देने से इनकार किया, बल्कि ये इंश्योर करने से भी मना कर दिया कि अगर रशिया यूक्रेन पर अटैक करता है तो नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन को रोक दिया जाएगा। दोस्तों, इतना ही काफी नहीं था। यूएस ने कुछ दिनों बाद एक बार फिर ग्लोबल कम्युनिटी को एक कंफ्यूजिंग सिग्नल प्रोवाइड किया। असल में प्रेसिडेंट बाइडेन ने एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि अगर रशिया स्मॉल लेवल पर इन्वेड करता है तो यूएस और उसके नेटो अलाइज उस पर लिमिटेड सैंक्शंस ही इम्पोज करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे स्मॉल इन्वेजन के केस में नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन को भी बॉयकॉट नहीं किया जाएगा, नेटो के ट्रूप्स के मूवमेंट को भी कंट्रोल किया जाएगा और रशियन बैंक्स को स्विफ्ट ग्लोबल पेमेंट सिस्टम से रिमूव नहीं किया जाएगा। दोस्तों, स्विफ्ट यानी सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, ये एक ई पेमेंट मैसेजिंग सिस्टम है जो 200 से भी ज्यादा देशों के बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन दोस्तों, इस तरह के प्रपोजल्स 1938 में हुए म्यूनिक एग्रीमेंट की याद दिलाते हैं, जब ब्रिटेन और फ्रांस ने हिटलर को अपीस करने के लिए उसको वेस्टर्न चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा करने की परमिशन दे दी थी। लेकिन इसका नतीजा क्या हुआ, यह हम सब जानते हैं। जी हाँ, वर्ल्ड वॉर 2। आज भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। आज भी वेस्टर्न पावर्स पीस मेंटेन करने के लिए रशिया को बाकी चीजों में कंसेशंस प्रोवाइड कर रही हैं। ऐसे नेगोशिएशंस न सिर्फ मोरल बेसिस पर गलत हैं, बल्कि ये यूक्रेन की सोवरेनिटी और इंटरनेशनल ऑर्डर की वैल्यूज के खिलाफ हैं। यूक्रेनियंस का कहना है कि रशिया के द्वारा किया गया कोई भी इन्वेजन उसके अस्तित्व पर ठेस पहुंचाएगा, फिर चाहे वो इन्वेजन स्मॉल हो या बिग। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इस तरह के नेगोशिएशंस यूनाइटेड स्टेट्स की वीकनेस को हाईलाइट कर रहे हैं। दोस्तों, जैसे जैसे रशिया बॉर्डर पर मिलिट्री बिल्डअप बढ़ रहा है, वैसे वैसे वॉर के चांसेस भी बढ़ते जा रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए यूएस गवर्नमेंट ने यूक्रेन की राजधानी कीव में मौजूद यूएस एम्बेसी के ऑफिशियल्स और उनकी फैमिलीज को जल्द से जल्द यूक्रेन से वापस आने के ऑर्डर्स दिए हैं। साथ ही उन्होंने बाकी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को भी वहां से निकलने की सलाह दी। इतना ही नहीं, उन्होंने यूक्रेन और उसके पड़ोसी देशों में रह रहे अपने सिटीजन्स को चौकन्ना करते हुए किसी भी तरह के प्रोटेस्ट में भाग लेने से मना कर दिया है। दोस्तों, यूएस के इस बिहेवियर से यूक्रेनियंस को बड़ा झटका लगा है। उनका कहना था कि यूएस हमेशा यूक्रेन के सपोर्ट में खड़े रहने की बात करता था, उनको रशियन से बचाने की बात करता था, उनके इंडिपेंडेंस और सोवरेन वैल्यू को प्रमोट करता था। लेकिन आज जब रशिया ने जरा सा एग्रेशन दिखाया तो यूएस उनको सबसे पहले छोड़कर जा रहा है। हालांकि यूएस पहले से ही ये कंक्लूड कर चुका है कि वॉर होना निश्चित है, लेकिन यूक्रेन इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। यूक्रेन की गवर्नमेंट और उनके लोग यूएस के इस एक्ट से बहुत नाराज हैं और ये चीज फिर एक बार यूएस की हार को दर्शाती है। तो दोस्तों, इन सभी फैक्टर्स को देखते हुए ये बात तो साफ हो जाती है कि कहीं ना कहीं यूएस का रिस्पांस केवल यूक्रेन ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की नजरों में बहुत डिसअपॉइंटिंग रहा है। अफगानिस्तान से ट्रूप्स के वापसी के बाद यूक्रेन क्राइसिस प्रेसिडेंट बाइडेन की फॉरेन पॉलिसी का दूसरा सबसे बड़ा टेस्ट है। अफगानिस्तान में हुए ब्लंडर के बाद प्रेसिडेंट बाइडेन की रेटिंग्स पहले से ही बहुत गिर चुकी हैं। साथ ही में रशिया में उनको एक वीक प्रेसिडेंट का दर्जा दिया जाता है और रशियन एडमिनिस्ट्रेशन यूएस में इसको एक लीडरशिप क्राइसिस की तरह देखते हैं और इस चीज का फायदा उठाते हुए रशिया अपने एक्सपेंशन को बढ़ावा दे रहा है। एक सीनियर फॉरेन पॉलिसी एनालिस्ट का कहना है कि अफगानिस्तान का ब्लंडर पहले ही बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की वीकनेस को दुनिया के सामने उजागर कर चुका है। अब अगर प्रेसिडेंट बाइडेन ने एग्रेशन के साथ रिस्पॉन्ड नहीं किया तो यूक्रेन पर अटैक निश्चित है और प्रेसिडेंट बाइडेन के इस तरह के रिस्पॉन्स के बाद ये व्यू पॉइंट और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। हालांकि यूएस ने हाल ही में यूक्रेन के वेस्टर्न बॉर्डर्स पर एडिशनल 3000 ट्रूप्स डिप्लॉय करने का फैसला लिया है। साथ ही 8500 ट्रूप्स हाई अलर्ट पर रखे हैं जिनको किसी भी इमरजेंसी के समय यूक्रेन भेजा जा सकता है।
लेकिन इस पूरी क्राइसिस की इंटेंसिटी को ध्यान में रखते हुए एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि प्रेसिडेंट बाइडेन का स्टैंड बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। लेकिन दोस्तों, आज वॉर किसी भी सूरत में ह्यूमैनिटी के लिए सस्टेनेबल नहीं है और इन सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए वॉर को रोकने का केवल एक ही तरीका नजर आता है, और वो है इस वॉर की कॉस्ट को रशिया के लिए इतना ज्यादा बढ़ा देना कि वो इसको अफोर्ड ही ना कर पाए। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस सिचुएशन में पोटेंशियल रशियन अटैक के डर को बढ़ावा देने के बजाय यूएस को स्ट्रॉन्ग डिटरेंस शो करना चाहिए। डिटरेंस यानी ऐसे मेजर्स जिससे रशिया यूक्रेन पर अटैक ना करने के लिए मजबूर हो जाए। जी हाँ, जैसे रशिया के ऊपर अनबियरेबल सैंक्शंस लगाकर, रशियन ट्रेड पर रिस्ट्रिक्शंस लगाकर, यूक्रेनियंस को एप्रोप्रिएट वेपन्स देकर या फिर नेटो के ट्रूप्स को सिग्निफिकेंट लेवल्स में बढ़ाकर ऐसा किया जा सकता है। साथ ही रशिया को ये भी रियलाइज करना होगा कि इस पोटेंशियल वॉर के बाद रशिया चाइना के ऊपर पूरी तरह से निर्भर हो जाएगा, और हम सब जानते हैं कि चाइना देशों की वल्नरेबल कंडीशंस को किस तरह एक्सप्लॉइट करता है। कुछ स्कॉलर्स तो ये भी कहते हैं कि रशिया के ऊपर ओवर डिपेंडेंस एक देश के लिए किसी वॉर पर जाने से कम नहीं है। साथ ही कोई भी फुल स्केल रिस्पॉन्स यूएस को तो अफेक्ट करेगा ही, लेकिन रशिया को ये बात समझनी होगी कि उसके ऊपर पड़ने वाला असर यूएस से कई गुना ज्यादा होगा। तो कुल मिलाकर आज पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को इकोनॉमिक और सोशल लेवल पर एक स्ट्रॉन्ग डिटरेंस क्रिएट करने की जरूरत है। केवल तभी ह्यूमैनिटी को इस डिजास्टर से बचाया जा सकता है। दोस्तों, ये था आज का एनालिसिस यूक्रेन क्राइसिस में यूएस की डिफीट को लेकर। इस पूरे एनालिसिस को लेकर आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।